नमस्कार साथियों। आप सभी का अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं राकेश। अपन जो है वो क्लास संस्कृति के विषय में बात कर रहे थे और क्लास संस्कृति में अपन ने टॉपिक लिया था, हाल ही में एक टॉपिक किया जिसका नाम चित्रकला था। आज एक टॉपिक अपन और शुरू करते हैं, उसका नाम है राजस्थान की हस्तकला। देखिएगा, आज जो टॉपिक लेंगे अपन उसका नाम है राजस्थान की हस्तकला। हालांकि चित्रकला का एक पार्ट भी हो सकता है, लेकिन राजस्थान की हस्तकला। देखिएगा, हस्तकला वही बात है। देखो, हर एक टॉपिक से एक दो क्वेश्चन बनते हैं। तो टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो आ भी सकता है, ना भी आ सकता, कोई गारंटी भी नहीं है, लेकिन टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है टॉपिक। अगर हाल फिलहाल की बात करें तो जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं वहाँ से जो चित्रकला है वहाँ से भी क्वेश्चन बना है, और जो हस्तकला है यहाँ से भी जो क्वेश्चन है वो बनता ही बनता है। ठीक, तो ये तो इसकी विषय वस्तु है, हम सारे पढ़ेंगे। आप जितना याद कर पाओ उतना याद रख लेना, जो मोस्ट बात होंगी वो आपको मैं साथ में बताता चलूँगा। ठीक, तो आइएगा, बिना समय गवाए अपन जो अपना वीडियो है उसको अपन शुरू करते हैं। तो देखिएगा, देखो हस्तकला, देखो हाथ के द्वारा कलात्मक और आकर्षक वस्तुएं बना लेना ही हस्तकला या हस्तशिल्प कहलाता है। राजस्थान हस्तकला का सबसे बड़ा अगर केंद्र पूछा जाए तो वो बोरनाड़ा है, जो कि आजकल जोधपुर ग्रामीण में आता है। पहले जो बोरनाड़ा है या जिसको बोरोनाड़ा भी कहते हैं, कहीं कहीं आपको ये बोरनाड़ा की जगह जो है वो बोरोनाड़ा भी देखने को मिल जाएगा। बोरोनाड़ा एक ही बात है। और ये जो बोरोनाड़ा है ये कहाँ की जगह है, तो आप कहेंगे भैया ये जोधपुर की जगह है। ठीक, तो ये राजस्थान का हस्तकला का सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ा जो केंद्र है वो कहा जा सकता है। और देखो, हस्तकला यानी हाथ की कारीगरी का काम है, हाथ की होशियारी का काम है। हाथ की कारीगरी से जो काम किया जाता है उसी को अपन हस्तकला की जो संज्ञा वो भी दे देते हैं। देखो, राजस्थान के संदर्भ में थोड़ी बात की जाए तो देखो, थोड़ी बात करते हैं कि राजस्थान जो है वो हस्तकलाओं का एक प्रकार का, इसको खजाना भी कहा जा सकता है। राजस्थान जो हस्तकलाओं का एक खजाना है। देखिएगा, देखो राजस्थान जो है वो हस्तकला का खजाना कहा जाता है। देखो कैसे कैसे बात करें तो देखिएगा, राजस्थान में निर्मित हस्तकला की वस्तुएं केवल भारत देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी प्रसिद्ध है। इसलिए हम राजस्थान को जो हस्तशिल्प का एक खजाना भी कह सकते हैं। राजस्थान में हस्तकलाओं का जो तीर्थ है वो जयपुर को कहा जाता है, जयपुर है। और हस्तकलाओं के लिए देखो एक कार्य संस्था काम करती है, इसका नाम है राजसिको। तो ये आपको थोड़ा याद करना है कि राजस्थान में हस्तकला के लिए कौन सी संस्था काम करती है, तो इसका नाम है राजसिको। और हस्तकला का तीर्थ देखो, सबसे बड़ा केंद्र पूछे तो बोरोनाड़ा है, जोधपुर वाला, जोधपुर ग्रामीण में पड़ता है। और हस्तकलाओं का तीर्थ स्थली का है आपसे, तब आप जयपुर की संज्ञा देंगे, तो तीर्थ जयपुर है और केंद्र पूछे तो बोरनाड़ा है आपका। और देखो, राजसिको एक संस्था है जो इस हस्तकला के संरक्षण भी देती है। और राजसिको की जो स्थापना है ये पूछी भी जा चुकी है, 3 जून 1961 में होती है राजसिको की स्थापना। और राजसिको जो अपने प्रोडक्ट बेचती है उन प्रोडक्टों को राजस्थली के नाम से जाना जाता है। और ये राजस्थली शोरूम बने हुए इनकी जगह जगह पे, वहाँ संस्था के जो कलाकार हैं वो अपना सामान है उसको बेच सकते हैं। ये समय समय पर मेले भी आयोजित करवाती है, राजसिको भी इसको आप कह सकते हो। हस्तशिल्प देखो कुछ एक सेंटर है, हस्तशिल्प डिजाइन विकास और शोध केंद्र जो है वो जयपुर है। और दूसरा आपसे पूछे कि हैंडलूम डिजाइन केंद्र कौन सा है, तो हैंडलूम का डिजाइन केंद्र आपसे पूछेगा तो हैंडलूम का जो डेवलपमेंट और ट्रेनिंग सेंटर है ये नागौर में है। शिल्प ग्राम है वो हस्तशिल्प व्यवसाय व लोक कलाओं को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान शिल्प ग्राम की स्थापना की गई है। और राजस्थान में जो शिल्प ग्राम है वो जगह जगह पे, जैसे तो हवाला गांव उदयपुर में भी बना हुआ है, पाल गांव जोधपुर में भी बना हुआ है, पुष्कर अजमेर में बना हुआ है, राम सिंहपुरा स्वाई माधोपुर में बना हुआ है। सारी जगह पे क्या बने हुए, शिल्प ग्राम बने हुए। तो आपको एक मोटा मोटा याद ही रखना है कि राजसिको क्या है। तो राजसिको एक संस्था है, सरकारी संस्था है, तो 3 जून 1961 में जिसका निर्माण होता है। और जो राजसिको नाम की संस्था होती है ये संस्था है
ये राजस्थली के नाम से एक ब्रांड बनाती है और वो हस्तकला के जो भी कलाकार हैं वो अपना प्रोडक्ट इस राजस्थली के माध्यम से बेच देते हैं। अगर राजस्थान में तीर्थ स्थली कहें आपको हस्तकला की, तब तो जयपुर है, जयपुर की संज्ञा देंगे। वो सर्वाधिक जो केंद्र पूछे आपसे तो वो जोधपुर में हमने पढ़ाई है। और भी आपसे बात करें तो शोरूम बने हुए। और देखो हस्तशिल्प का डिजाइन और विकास शोध संस्थान पूछे तो जयपुर में है। और हैंडलूम का पूछे, हाथ से बनने वाले कारीगरी का डेवलपमेंट और ट्रेनिंग सेंटर कहाँ, तो नागौर में स्थित है। और शिल्प ग्राम जगह जगह बनाए हुए जो हस्तकला को संरक्षण देते हैं, हस्तकला को बढ़ावा देते हैं। शिल्प ग्रामों की सहायता से हमारा मेन उद्देश्य यही होता है कि हम शिल्प कलाकारों को संरक्षण देते फिर। और ये संरक्षण देने के लिए देखो, एक तो हवाला गांव उदयपुर का है, पाल गांव जोधपुर का है, और पुष्कर अजमेर का, और राम सिंहपुरा सवाई माधोपुर में शिल्प ग्राम जो है जगह जगह पे बनाए गए हैं। सबसे पहले हम उदयपुर संभाग की हस्तकला की बात करते हैं कि उदयपुर संभाग में कौन कौन सी जो है वो हस्तकलाएं देखने को अपने को मिलती हैं। तो देखिएगा, उदयपुर संभाग में हस्तकलाओं की बात करें तो पहला है जाजम की छपाई। देखो जाजम कहने का मतलब एक है दरी ही हो सकती है, दरी की छपाई की बात है। देखो जाजम, देखो चित्तौड़गढ़ के अंदर सूती मोटे धागे से बुनाई, जिसको रेजा या रेजी भी कहा जाता है, इसके द्वारा इसकी बनाई की जाने वाली मोटी दरी ही जाजम कहलाते हैं। तो मोटी दरी होती है जो सूती धागे की बुनाई, जिसको रेजी के द्वारा बुनित करते हैं, रेजी के द्वारा इसे बुन देंगे, दरी बना देंगे, वही है। और इस पर विभिन्न प्रकार के रंगों की हाथ से छपाई की जाती है, हाथ की छपाई की जाती है, जो मांगलिक और धार्मिक अवसरों पर जमीन पर बिछाई जाती है। जाजम बोलते हैं ना, जाजम बिछा दो। जाजम के अंदर लाल व हरे रंग का प्रयोग ज्यादा होता है। फिर आपको तो इतना ही याद करना कि जाजम छपाई कहाँ की है, तो आप कहेंगे जाजम छपाई चित्तौड़गढ़ की है, अकॉर्डिंग टू लेवल। अगर आरएस तक जा रहे हो तब तो पूरी बात याद करनी पड़ेगी। छोटे एग्जाम पुलिस कांस्टेबल, पशु परिचर का, ऐसे कुछ पूछे तो जाजम की छपाई चित्तौड़गढ़, आप इसमें थोड़ा ध्यान दे देंगे। एक दाबू, एक प्रिंट है जिसका नाम है देखो दाबू प्रिंट, जो कि अकोला चित्तौड़गढ़ का है। और दाबू प्रिंट में देखो एक जाति जिसका नाम है छिपा जाति द्वारा ये जो है वो प्रिंट बनाया जाता है। देखो दाब का मतलब है जिसमें कलर को दबा दिया जाए। जैसे मान लो ये कपड़ा है, ये वाइट कपड़ा है, अब मेरे को इसमें कलर लगाना है, जैसे लाल रंग का दाबू करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस कपड़े को पकड़ूंगा और सफ़ेद कपड़े को, और यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ करने का मतलब है, या मान लो मेरे को व्हाइट कलर लगाना है, व्हाइट में व्हाइट रखना, बाकी कलर लगा देना। तो दाबना देखो, एक परत में उठाऊंगा, दूसरी परत मैंने ये नीचे दबा दी ऐसे करके, ठीक। और फिर देखो ऐसे ऐसे करके हम क्या करें, इस दाबू को दाबते गए, फिर यहाँ टाका हमने लगा दिया। हम इसको हरा कलर दे रहे हैं तो हरे कलर में डुबा देंगे तो पूरा हरा हो जाएगा। लेकिन जहाँ जहाँ मैंने दाब दिया वहाँ तो व्हाइट का व्हाइट ही पड़ा है, तो फिर सुखा लेंगे उसको, वापस सुखाने के बाद में खोल लेंगे तो बीच में व्हाइट रह गया, अंदर बाहर हमने हरा जैसा कलर लगाना था वैसा कलर लगा दिया। तो एक कलर जो है वो दबा देते हैं और फिर उसमें दूसरी कलर चढ़ा सकते हैं। भाई कुछ कलर खोल लो, इसमें और कलर चढ़ा दो, कुछ में और कलर चढ़ा दो। इस प्रकार से जो दाबा जाता है उसी को दाबू प्रिंट कहते हैं। याद रखना, दाबू है वो अकोला की है, अकोला चित्तौड़गढ़, महाराष्ट्र वाला अकोला नहीं है। महाराष्ट्र वाला अकोला थोड़ा बदनाम है तो वो नहीं है ये। देखो दाबू का अर्थ दाबाने के लिए है, जिसका प्रयोग रंगाई छपाई में जिस स्थान का रंग नहीं चढ़ाना हो उसको ले या लुगदी से दबा देते हैं, या ले लुगदी जैसा पदार्थ दाबू कहता। तो आप उसको वहां ले लगा दो, या तो सीधी या फिर ऐसे दाब के भी कर सकते हो। अकोला की छपाई के घाघरे प्रसिद्ध हैं। राजस्थान में कपड़े की छपाई के लिए कई स्थान प्रसिद्ध हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार का दाबू फेमस है। जैसे मिट्टी व गोंद का दाबू अकोला का प्रसिद्ध है। मोम का दाबू जो है सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। पूछे आपसे कि मिट्टी का व गोंद का दाबू कहाँ का प्रसिद्ध, तो आप कहेंगे अकोला चित्तौड़गढ़ का है। पूछे मोम का दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है, तो मोम का दाबू सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। पूछे मिट्टी का दाबू कहाँ का है, तो मिट्टी बालोतरा की है। भाई मिट्टी का दाबू बालोतरा का प्रसिद्ध है प्यारे साथियों, मिट्टी का दाबू बालोतरा का प्रसिद्ध है। देखिएगा फिर पूछे गेहूं के बिंदण, बीच बीच में क्या करेंगे, गेहूं बिन दिए जाएंगे, गेहूं बीच में बिन दिया जाएगा, गेहूं के आकार का दाब देंगे। तो गेहूं का बिंदण दाबू सांगानेर का प्रसिद्ध है और साथ ही बगरू का प्रसिद्ध है। ये सांगानेर तो आता है जयपुर में और बगरू आता है आजकल जयपुर ग्रामीण में। तो बगरू प्रिंट जयपुर ग्रामीण है और तांबू पूछे इसका गेहूं के बिंदण के लिए सांगानेर पूछे तो वो जयपुर में स्थित है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो है वो दाबू प्रिंट हुए हैं प्यारे साथी। अब देखो गणगौर है, सब जानते हो गणगौर की सवारी है, और गणगौर अपनी जो है वो जयपुर की फेमस है। गणगौर अपनी कहाँ की फेमस है, जयपुर की बड़ी प्रसिद्ध है। गणगौर की सवारी होती है, देखो गणगौर जयपुर है ना।
जैसे ही होली पूरी होती है तो होली का अगला दिन आता है, देखो फाल्गुन पूर्णिमा को होली आ जाती है, और होली का जो अगला दिन आता है उसको बोलते हैं चैत्र कृष्ण पक्ष की कम। यहां से गणगौर का पूजन शुरू होता है और ये चलता है आपका चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को कंप्लीट हो जाएगा। शुक्ल की तृतीया को क्या होगा, ये कंप्लीट होगा। तो देखो एक कम से 15 दिन तो ये हो गए, 16-17 दिन तक, 18 दिन तक, तो वो त्यौहार जो लगभग 18 दिन तक गणगौर की पूजा करते हैं। गणगौर जिसमें है वो पार्वती जी की पूजा होती है, ईश्वर गणगौर की पूजा होती है, तो वो गणगौर है। देखो गणगौर के बारे में कुछ बात बताई गई है। पश्चिमी चित्तौड़गढ़ गणगौर के त्योहार पर गणगौर व ईश्वर की सवारी निकाली जाती है। इसमें काम में ले जाने वाले लकड़ी की प्रतिमाएं बस्सी में बनाई जाती है। बस्सी चित्तौड़गढ़ वाला, बस्सी जयपुर में भी है, बस्सी चित्तौड़ में भी है, लेकिन गणगौर वाला बस्सी पूछे तो वो चित्तौड़गढ़ वाला बस्सी है, जयपुर वाला नहीं है। बस्सी की काष्ठ कला यानी लकड़ी की कला चित्तौड़गढ़ के बस्सी कस्बे में काष्ठ कला प्रसिद्ध है। बस्सी में गणगौर का निर्माण होता है, कावड़ का निर्माण होता है, बेवान का निर्माण होता है और लकड़ी की अन्य कलाकृतियां भी बनाई जाती हैं। ये कावड़ चलता फिरता देवघर हमने पढ़ा था, और जिसमें 3 ओर से कपाट है, जिसमें 1 ओर से कपाट बेवान, ऐसा हमने चित्रकला में पढ़ा था। बस्सी की काष्ठ कला के जन्मदाता है वो प्रभात जी सुथार है। सुथार मतलब खाती है, तो प्रभात जी सुथार किस कला के लिए है सॉरी, तो बस्सी की काष्ठ कला के लिए जाने जाते हैं। प्रभात जी सुधार याद रखेंगे आप, प्रभात जी सुधार है जिनको आप याद करेंगे, ठीक, प्रभात जी हैं। ओके, आगे देखो टेराकोटा है, ये मिट्टी वाला ही है। टेराकोटा चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, जैसे चाय वाले प्याले आते हैं ना, वो चीनी मिट्टी के बर्तन, पहले घी गालने के लिए बरनी भी आती थी। तो वो मोलेला गांव बड़ा प्रसिद्ध है। मोलेला है जो राजसमंद का है, राजसमंद का मोलेला गांव अपनी मृदा शिल्प के लिए बड़ा प्रसिद्ध रहा है। यहाँ मिट्टी से लोक देवी देवताओं की मूर्तियां व अन्य कलाकृतियां बनाने की कला भी है। इनमें गिल्ली मिट्टी को ही हाथों से आकार दे दिया जाता है और फिर उसमें सांचों का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता, सिर्फ हाथ से बनते हैं, सांचों का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है। वो अपनी एक कला जिसका नाम टेराकोटा। आप तो इतना याद करें, टेराकोटा मतलब मिट्टी से ही बर्तन बनाने, गाय से बर्तन बनाने, मिट्टी के बर्तन बनाने, चीनी बर्तन बनाने हैं। और है कहाँ का प्रसिद्ध, तो आप याद करेंगे मोलेला। कौन सा है, मोलेला है। और मोलेला कहाँ का है तो बताएंगे राजसमंद का है भाई, है ना। एकमात्र ऐसा जिला है जिसका जिला मुख्यालय उसके नाम से भिन्न है, जिसको राजनगर भी कहते हैं। एकमात्र ऐसा जिला राजसमंद, जिनका नामकरण किसी राजसमंद झील के कारण पड़ा हुआ है, तो झील के कारण नामकरण हुआ, उसी का नाम राजसमंद है। ठीक, आगे बढ़ते हैं साथियों। देखो अगर मैं टेराकोटा की बात करूं, मोलेला की बात करूं, तो यहाँ के जो प्रसिद्ध कलाकार है, एक का नाम है मोहनलाल कुम्हार है, जिनको 2012 में पद्मश्री सम्मान भी मिला। एक खेमराज जी हैं और एक राजेंद्र कुमार। भाई मिट्टी का काम कुम्हार ही ज्यादा करते हैं। मोलेला क्ले, मोलेला मिट्टी के लिए उत्पादन के लिए 2009 के अंदर वह इसका जो लोगो बना वो 2017 में पृथक जियोग्राफिक इंडिकेशन जिसको कहते हैं जीआई टैग भी मिल चुका है। तो इसको एक अलग प्रकार से देखो, जीआई टैग होता है जिसको क्षेत्र विशेष की इंडेक्स में शामिल कर दिया जाता है कि भाई इसका पंजीकरण इस नाम से हो गया। अब ऐसी कला दूसरी मिलती जुलती होगी तो पहले पंजीकरण इसका किया जाएगा, इसी को मान्यता प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार का जीआई टैग मिलता है। तो देखो मोलेला क्ले वर्क है अपना उत्पादन के लिए 2009 में, मोलेला वर्क के उत्पादन के लिए तो, और लोगों के लिए 2017 के अंदर पृथक पृथक। तो देखो इसका मतलब मोलेला क्ले वर्क है, इसके उत्पादन के लिए भी जीआई टैग अलग मिला है, और इसका जो लोगो है 2017 में इसके लिए भी अलग जीआई टैग मिला है। तो इनके लिए अलग अलग यानी पृथक पृथक जियोग्राफिक इंडिकेशन जो होता है, भौगोलिक संकेतांक जिसको कहते हैं हिंदी में, भौगोलिक संकेतांक जो है वो मिल चुका है। अगला देखो पिछवाई, बहुत बार पढ़ा हमने, चित्रकला में पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की पीछे की दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कर दिया जाता है, उसे पिछवाई कला। और ये पिछवाई कला है जो नाथ द्वारा राजसमंद की बड़ी फेमस है। वही देखो बात है, नाथ द्वारा राजसमंद श्री कृष्ण के मंदिरों में मूर्ति के पीछे की दीवार पर चित्रकारी कर दी जाती है, जिसको अपन पिछवाई की संज्ञा भी देते हैं। पिछवाई का प्रयोग विशेष रूप से वल्लभ संप्रदाय के लोग करेंगे, भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं। हम भी जानते हैं नाथ द्वारा में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है, संत संप्रदाय हमने इसमें पढ़ा भी है। पिछवाई का विकास 1700 ईस्वी के आसपास हुआ है। पिछवाई के सर्वाधिक प्रसिद्ध कलाकार लच्छीराम जी, घनश्याम जी, कैलाश वर्मा, नरोत्तम शर्मा जी और विठल दास शर्मा जी हैं। रॉबर्ट
स्केल्टन की पुस्तक है जिसका नाम है राजस्थान टेम्पल्स हैंगिंग्स ऑफ द कृष्णा कल्ट में पिछवाई कला का उल्लेख है। पूछे पिछवाई कला का उल्लेख किस किताब में है, तो रॉबर्ट स्केल्टन की पुस्तक है। देखो कितनी कठिन लाइन है। रॉबर्ट स्केल्टन की किताब है जिसका नाम है राजस्थानी टेम्पल्स हैंगिंग्स ऑफ द कृष्णा कल्ट। इसमें पिछवाई कला का उल्लेख किया गया है। राजस्थान में पिछवाइयों का प्रमुख केंद्र जो है वो आपको नाथद्वारा ही मिलेगा। पिछवाई कला का अन्य केंद्र कांकरोली में भी है, वहाँ मथुराधीश का मंदिर है, कोटा में भी है और आपका अलवर में भी, यहाँ गोड़े संप्रदाय के मंदिर भी है। पिछवाई कला को 1 अगस्त 2023 को जीआई टैग मिल चुका है। तो पूछे ताजा जीआई टैग है। पिछवाई कला को जीआई टैग कब मिला, तो 1 अगस्त 2023 को इसको जो है वो जियोग्राफिक इंडिकेशन यानी कि इसको जो है भौगोलिक संकेतांक है, भौगोलिक संकेतांक जो है ये भी मिल चुका है, जीआई टैग मिला हुआ है। कब? 1 अगस्त 2023 को इसको ये मिला हुआ है। आगे देखते देखो उदयपुर के अंदर एक मंदिर है जिनका नाम है मच्छर चंद्रनाथ जी का मंदिर है। पूछा आपसे मच्छर या मच्छर तो नहीं कह सकते हैं, यह है मच्छंद्रनाथ जी। कौन है? मच्छर चंद्र तो नहीं है, मच्छंद्रनाथ जी है। तो मच्छंद्रनाथ जी का मंदिर है जो अपनी सांझी के लिए बड़ा फेमस होता है, फिर सांझी के लिए जाना जाता है और यहाँ इसको संजा मंदिर भी कहते हैं। ये जो सांझी का मतलब झांकी सा ही होता है। नाथद्वार में श्रीनाथ जी के मंदिर में केले की पत्तों की सांझी बनाई जाती है। अगला देखो तार कसी है। तार को ही कस के बना दिया जाता है, एक सिंगल तार से, चाहे चांदी का हो सकता है, वो जिसके आभूषण जेवर बना सकते हैं, उसको तार कसी कहते हैं। देखो तार कसी क्या है। नाथद्वारा व जयपुर में चांदी के तारों को गूंथ करके बनाए गए आभूषण को तार कसी जेवर भी कहते हैं। जैसे पाजेब बना दी, किसी ने पायल बना दी है, या कहीं अपने तागड़ी बना दी है, बोलते हैं क्षण क्षण बोले हमारी तागड़ी, तो कहीं जैसे तागड़ी बना दी गई है। इस प्रकार की कला प्रयोग हुआ है, निर्माण हुआ है, जिसको अपन तार कसी भी कहते हैं। चांदी के तार को कस दिया जाता है और फिर उसी से इसका जो है वो देखिएगा निर्माण किया जाता है, जिसको अपन तार कसी की जो संज्ञा है वो भी दे देते हैं। भोडल जानते हो, थैली, प्लास्टिक वाली थैली जिसमें आप कपड़ा लाते हो, उस पर भी छपाई होती है। भीलवाड़ा के छड़ी पे अभ्रक से छपाई की जाती है। भीलवाड़ा उसकी छड़ी है, उस छड़ी के ऊपर इसकी छपाई करते हैं, देखिएगा, और ये दूर से चमक जाती है। अभ्रक को ही राजस्थानी भाषा में अपन भोडल कहते हैं। तो ये अभ्रक की छपाई है भीलवाड़ा के अंदर। भीलवाड़ा की ईंटों का कारखाना भी है, अभ्रक ईंटों का कारखाना भी वहाँ पे है। तो अभ्रक कितना याद करेंगे, अभ्रक की छपाई कहाँ है, सीधा एक 1 लाइनर में आंसर आना चाहिए आपका, भीलवाड़ा में। ठीक, ये तो मैं थोड़ा ज़्यादा मैटर ले रहा हूँ ताकि थोड़ा ज़्यादा पढ़ें, थोड़ा याद रह जाए। बाकी मोस्ट तो आपको ऊपर का ही पढ़ना है। हाँ, अगर आप कोई बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप ग्रेड 2 का कर रहे हो, ग्रेड 1 का कर रहे हो, ग्रेड 3 का कर रहे हो, रिट का कर रहे हो, या फिर राजस्थान की और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो आप, जो थोड़ी 2nd ग्रेड के लेवल की हैं, है ना, तो वहाँ ये सारी डिटेलिंग में आती है। बाकी पशु परिसर वाले तो ऊपर का काम चल जाएगा सीधा कि ये मच्छंद्रनाथ जी के मंदिर की सांझी प्रसिद्ध है। सांझी नाथद्वारा में भी प्रसिद्ध है। तार कसी का मतलब चांदी के तारों की कसाई की जाती है और भोडल की छपाई भीलवाड़ा से होती है। भोडल अभ्रक को ही कहते हैं। बस इतना ही काम हो जाएगा पशु परिसर वालों। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। देखो अगला है बांसवाड़ा संभाग। अब देखो ये जिला था, अब संभाग हो गया है ना। जैसे सीकर भी तो संभाग बना है ना, वैसे ही बांसवाड़ा क्या बन गया, अब संभाग बन चुका है। देखो इसमें भराड़ी, भीत के ऊपर चित्र बना देंगे, वो भीत भराड़ी होती है। देखो कुशलगढ़ बांसवाड़ा में भील जंजा, ये वो हमने जो चित्रकला में पढ़ा वही वापस आ रहे हैं, लेकिन जो हाथ से काम करें वो हस्तकला की काम कहलाएंगे भाई। सीधी बात तो ये हो जाएगी। देखो तो भराड़ी कुशलगढ़ बांसवाड़ा या भील जनजाति की लोक देवी है। भील जनजाति के द्वारा विवाह के अवसर पर घर की दीवारों पर आकर्षक मांगलिक चित्रकारी भराड़ी कहलाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, भीत भराड़ी भी कहते हैं। इसको भीत भराड़ी भी कहा जाता है। आगे देखो आम का पापड़ बांसवाड़ा का, ये भाई नहीं खाए मैंने, तो खाएंगे। देखिए आम के पापड़ कैसे बनते हैं, कभी टेस्ट नहीं किए हैं, आपने भी करना। कभी कहीं जाओ तो आम के पापड़ लेके आना। तो आम के पापड़ हैं वो भी बांसवाड़ा के प्रसिद्ध हैं। तीर कमान तिरक बाण बनते हैं। देखो 2 जगह हैं, एक तो चंदू जी का गढ़ा और एक बोडी गामा। बहुत बार पूछा भी गया है कि चंदू जी का गढ़ा बांसवाड़ा, बोडी गामा डूंगरपुर की जगह किस लिए फेमस है, तो बोडी गामा डूंगरपुर और चंदू जी का गढ़ा बांसवाड़ा है। ये तीर कमान के लिए जाना जाता है। यहाँ तीर कमान बनते हैं, तिरक बाण बनते हैं। रंबगढ़ा उद्योग है,
गलियाकोट डूंगरपुर में बहुत बार पूछा गया कि रमकड़ा कला गलियाकोट डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। यहाँ सोप स्टोन, जिसको घिया पत्थर भी कहते हैं, उसकी मूर्तियां बनाने की कला ही रमकड़ा उद्योग कहलाती है। यानी कि जो घिया पत्थर होता है, उस घिया पत्थर से ही मूर्तियां बना देते हैं, और घिया पत्थर से जो मूर्तियां बनती हैं उसी कला को जो है वो रमकड़ा उद्योग भी कहा जाता है। और पूछेगा आपसे सीधा शॉर्ट एंड स्वीट आंसर, रमकड़ा उद्योग कहाँ का, तो आप कहेंगे रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर का फेमस है। जेठाना गांव देखो डूंगरपुर का है, यह भी लकड़ी की कलाकृति के लिए जाना जाता है। लकड़ी के खिलौने उदयपुर के प्रसिद्ध हैं। स्टार वाली बात है। काले पत्थर की मूर्तियां तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। पूछे काले पत्थर की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध हैं, तो काले पत्थर की जो मूर्तियां वो तलवाड़ा बांसवाड़ा की प्रसिद्ध है। इसको कुछ नहीं करना, आपको ऐसे कैसी सारणी बना लेनी और फिर याद कर लेने की कौन सी कला कहाँ प्रसिद्ध है, बस। आगे चलते हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों, देखिएगा। देखिएगा बहुत शानदार कला जिसका नाम प्रतापगढ़ है, बहुत इंपॉर्टेंट कला है। कहते हैं प्रतापगढ़ का सोनी परिवार जो थेवा कला को चलाता है। खास बात ये अपने परिवार की बहु बेटियों को कला नहीं सिखाते, क्योंकि जानते हैं अगर बहु बेटियों को कला सिखा दी गई तो वो शादी करके दूसरे समाज में चले जाएंगी, इसलिए थेवा कला विश्वव्यापी हो जाएगी, तो फिर प्रतापगढ़ की थेवा कला का महत्व कम पड़ जाएगा। ठीक, इसलिए सिर्फ और सिर्फ 15-20 सोनी परिवार हैं, उन्हीं में ये चलती है प्रतापगढ़ में। देखो प्रतापगढ़ में कांच पर सोने की सूक्ष्म चित्रांकन, कांच का टुकड़ा लिया है, उसको टच दिया गया है, और फिर उस टचने के बाद में सोना या चांदी भर दिया गया है, उसी को बोलते हैं थेपड़ना, थेवा कला हो गई है। तो सोने व चांदी की सूक्ष्म चित्रांकन की कला थेवा कला कहलाती है। मुख्यतः बेल्जियम के रंगीन कांच पर ये प्रयोग करते हैं। कांच पर सोने की बहुत पतली वर्क लगा करके उस पर बारीक बारीक जान बनाई जाती है, जिसको धारणा कहते हैं। बारीक सी जान बना देंगे जिस पर कलर सोना चांदी भरा जावे, उसको धारणा कहते हैं। इस कांच को कसने के लिए चांदी का बारीक तार फ्रेम में बनाया जाता है, जिसको वाड़ा कहते हैं। पूछिए वाड़ा क्या है, तो जब इसको कसेंगे, कांच को कसेंगे, तो कसने के लिए तार लेंगे, चांदी का बारीक तार, जिसको वाड़ा भी कहा जाता है। देखिएगा एक प्रकार की कांच पर की जाने वाली मीनाकारी, आप तो इतना करेंगे टचाई करके काम करें तो मीनाकारी होगी एक प्रकार की। 500 साल पहले नाथोजी सोनी ने इसको शुरू किया था। इसके लिए प्रतापगढ़ का सोनी परिवार विख्यात है। ये भारत का एकमात्र परिवार है जिसमें किसी हस्तकला के लिए एक ही परिवार के व्यक्तियों को 8 बार राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है। क्यों ना मिले, फेमस कला है, एक ही परिवार में है, आगे भेज नहीं रहे हैं, तो क्यों ना मिले। 8 बार क्या, मैं तो कहता हूँ 18 बार मिल जाए तो भी कम है। थेवा कला प्रसिद्ध कलाकार महेश राज सोनी, राजेंद्र कुमार सोनी, कृष कुमार सोनी, रामविलास सोनी और बेनी राम सोनी। थेवा कला नवंबर 2002 में 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी हुआ था, और देखो इसको भी जीआई टैग मिल चुका है, इसको भी भौगोलिक संकेतक मिल चुका है। तो ये कला भी जीआई टैग प्राप्त कर चुकी है थेवा कला पे। महेश राज सोनी के बारे में देखो थोड़ी बात बताएं आपको थेवा कला के लिए। तो प्रतापगढ़ का महेश राज सोनी थेवा कला के लिए बड़ा प्रसिद्ध कलाकार था। फरवरी 2019 में इनका निधन हो गया है। 2015 में इनको पद्मश्री सम्मान मिला है, और ब्रिटिश संसद की हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश संसद को ही कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। जैसे हमारे यहाँ पर संसद में 2 सदन है ना, मुख्य तौर से 3 सदन है हमारे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता ही है, और संसद के हम 2 सदन पढ़ते हैं ना, एक तो लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो वैसे ही ब्रिटिश के अंदर जो संसद है उसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये सम्मानित भी हुआ था कौन सा आदमी, जिसका नाम था महेश राज सोनी। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला आता है कोटा संभाग, और देखिएगा कोटा संभाग की अपन बात करते हैं। थामिएगा मैं थोड़े सेल बदल लेता। हाँ जी, अगला आता है अपना जिसका नाम है कोटा संभाग, और देखिएगा कोटा संभाग की अपन बात करते हैं, तो सुनिएगा ध्यान से।
कोटा संभाग क्या कहता है, कौन कौन सी कलाएं हैं जो कोटा संभाग के अंदर बड़ी फेमस हुई हैं। तो देखिएगा, लगता है आपने नोट्स तो बना ही लिया होगा इसको, मैं सेल बदल रहा था उस दौरान। देखिएगा, देखो एक तो शब्द है मसूरिया साड़ी और एक है मसूरिया पहाड़ी। देखो मसूरिया पहाड़ तो है जोधपुर में, मसूरिया पहाड़ तो जोधपुर में, और मसूरिया साड़ी जो है ना वो कहाँ की प्रसिद्ध है, कोटा संभाग की बड़ी फेमस है। तो देखिएगा, चलते हैं। देखो मसूरिया साड़ी कोटा डोरिया कैथून कोटा की है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि मसूरिया साड़ी या कोटा डोरिया कैथून कोटा का है। मांगरोल 12 जगह पड़ती है, वहां भी सूती धागों के साथ रेशमी धागे की जरी का काम युक्त साड़ी को कोटा डोरिया या मसूरिया या मलमल की साड़ी भी कहते हैं, जिसका निर्माण प्रमुख के अंदर कैथून है। तो आपको तो इतना याद करना है कि ये साड़ी जो है वो मसूरिया साड़ी या कोटा डोरिया की जो साड़ी वो कहाँ की, कैथून कोटा की प्रसिद्ध। इसको बनारसी साड़ी भी हम कह सकते हैं। कोटा रियासत के दीवान थे जिनका नाम था झाला जालिम सिंह, मैसूर से कुछ बनकरों को यहाँ लाए थे, जिनमें से महमूद मसूरिया ने इस स्थान पर मसूरिया साड़ी का बनाने का काम किया। तो मसूरिया साड़ी को लेकर कौन आया, महमूद मसूरिया लेकर आया था। आई कहां से थी, तो क्या कहेंगे मसूर से ये जो कला है वो आई थी। अगला देखो मौन है, मौन अगली कला जिसका नाम है मौन। मौन का याद करेंगे मेड़ता, मेड़ता से याद करेंगे नागौर। पूछे मौन, मौन होती है देखो मटका होता, बड़े वाला मटका होता जिसका मुंह थोड़ा संकरा होता, उसमें पानी ठंडा रहता है, गर्मियों के सीजन के अंदर पानी उसमें हम पी सकते हैं। तो देखिएगा, मेड़ता क्षेत्र में बनाया जाने वाला मिट्टी का एक बड़ा मटका ही जो है वो मौन कहलाता है। अगला है देखो नांदना, शाहपुरा के आदिवासियों का प्राचीनतम वस्त्र है जो नीले रंग की छींट से बना एक प्रकार का लहंगा है। तो देखो नीले रंग की छींट से बना जिसका नाम है नांदना। इतना याद करेंगे कि नांदना का, शाहपुरा का, शाहपुरा ये भीलवाड़ा का है, जयपुर वाला शाहपुरा नहीं, भीलवाड़ा का शाहपुरा है। फड़ बहुत बड़ा शाहपुरा भीलवाड़ा बड़ा प्रसिद्ध है। कपड़े या कैनवास पर मिट्टी के रंगों की सहायता से चित्रकारी करते हैं, इसको फड़ कहते हैं। पट चित्रण, पट का मतलब कपड़ा ही होता है, तो पट पर चित्रण कर देंगे, कपड़े पर चित्रण हम कर देंगे, वही अपना पट चित्रण हो जाएगा। पट चित्रण की यह कला जिसको अपन फड़ भी कह सकते हैं, तो पट चित्रण की कला जिसको फड़ भी कहा जाता है, राजस्थानी भाषा के अपभ्रंश होकर के इसी को फिर हमने फड़ कह दिया है। फड़ सर्वप्रथम मोटे हथकते दो सूती कपड़ों पर गेहूं या चावल की मांड खोद करके फिर उसको बनाया गया था। सतह पर होने वाला इसका घूट सम्मिलित किया जाता है। 5 या 7 रंग होते हैं इसमें। देवियां जो है वो नीले रंग में, देवता लाल रंग में और राक्षस जी काले रंग में होते हैं। साधु सफेद या पीले रंग में बनाए जाते हैं। इतना राम कहानी आपको नहीं याद करनी, आप तो इतना याद कर लेना कि फड़ शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। फड़ पुरानी हो जाए तो उसको ठंडा करते हैं, पुष्कर में विसर्जित करते हैं। और रामलाल भूपा पतासी भोपी ने भी अमिताभ बच्चन की फड़ बनाई है। प्रसिद्ध नाम पूछे तो आप याद करेंगे श्री लाल जोशी और पार्वती जोशी, बस। फिर सबसे बड़ी सबसे छोटी फड़, प्रसिद्ध फड़, ये आप थोड़ा सा देख लेंगे, बस। ज्यादा आपको राम कहानी इसमें नहीं देखनी चाहिए। देखो फड़ जो है वो कहानी पर आधारित होते हैं। लोक देवी या देवता के व्यक्तित्व के जीवन से संबंधित घटनाओं को कपड़े पर चित्रित किया जाता है। फड़ लगभग 30 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी होती है। बांसुरी के सहारे खुली जगह पर चौक में इसको तान दी जाती है फड़ को। फड़ में चित्रित कथा को भोपा है वो सुर लय ताल के साथ गायन के रूप में पढ़ता जाता है। इसका गायन करने वाला भोपा होता है और मान्यतः फड़ का वाचन रात में ही किया जाता है सामान्यतः। और भोपण के हाथों में दीपक होती है, तो भोपण दीपक रखती है। भोपा 2 लाइन बोलेगा, 2 शब्द ही बोलेगा, लाइन तो क्या बोलेगा। और भोपी है वो पीछे पीछे उसका पूरा गाना है वो गा देती है। सुना होगा ना, जब भोपा गा रहे तो भोपा फोटूडो, फिर भोपण पूरी बोलेगी फोटूडन देख काली पड़ भाई सारा बीरा पड़गी अरो फोटूडो खिंचा दीजो सा। पूरा फड़ का जन्म लगभग 700 साल पहले मेवाड़ की एक लोक कला के रूप में हुआ था। फड़ सर्वप्रथम मेवाड़ के राजमहलों की दीवारों पर उत्कीर्ण किया गया था। बाद में श्रीलाल जोशी परिवार इस शैली को रोचक बना करके कपड़े पर कैनवास या मतलब टेंट की तरह इसने ऊपर बना दिया है। लाल और हरे रंग का प्रयोग होता है। फड़ बाँचने वाले समुदाय को भोपा कहते हैं। राजस्थान में फड़ चित्रण कलाकार श्रीलाल जोशी, पार्वती जोशी, गौतली देवी, शांतिलाल जोशी, दुर्गेश कुमार जोशी और प्रदीप मुखर्जी। ये कंफ्यूज करेगा क्योंकि प्रदीप मुखर्जी जयपुर का है। हम सोचेंगे जोशी 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 फड़ का निर्माण करते हैं, मुखर्जी कहाँ से आ गया।
वो श्रीलाल जोशी का शिष्य है जिसका नाम प्रदीप मुखर्जी है, जयपुर से बिलोंग करते हैं। ये भी इस फट चित्रण के लिए जो है वो जाने जाते हैं। श्रीलाल जोशी 2006 में इनको पद्मश्री मिला है। इनके द्वारा बनाई गई देवनारायण की एक फट पश्चिमी जर्मनी संग्रहालय में भी रखी गई है। पार्वती जोशी भारत की प्रथम महिला फट चित्रकार है। भीलवाड़ा का कन्हैयालाल जोशी की धर्मपत्नी पार्वती जी हैं। कोतली देवी फट चित्रण के अंतर, मैंने माफ कीजिएगा, मैंने श्रीलाल जोशी की पत्नी बता दिया होगा आपको पार्वती, लेकिन पार्वती जो कन्हैयालाल जोशी की पत्नी है और शिष्य मैंने बताया था श्रीलाल जोशी का जिसका नाम प्रदीप मुखर्जी था। देखो हाँ, जयपुर में बिल्कुल ठीक बात है। तो गोतली देवी ये भी फट चित्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हैं। प्रदीप मुखर्जी जयपुर निवासी, जयपुर में निवास करते हैं, श्रीलाल जोशी के शिष्य हैं। इन्होंने फट पर श्रीमद भगवत गीता गीत गोविंद की कथाओं का भी चित्रण किया। किसने? प्रदीप मुखर्जी साहब ने, जो अपने जयपुर वाले हैं। आगे देखो थोड़ी जानकारी और देवे फट को आपको। शांतिलाल जोशी ने संयोगिता हरण है, हाड़ी रानी का त्याग है, हल्दी घाटी की लड़ाई, पद्मिनी का जौहर है, गुगाजी, डूंगजी, जवाहर जी, अमर सिंह राठौड़ पर फट बनाई है। और इन फड़ों को बार्सिलोना का जो ओलंपिक हुआ था 1991 में, वहां भी इनको दिखाया गया था। राजस्थान की पहली ऐतिहासिक फट हाड़ी रानी की घटना पर बनी। पूछे राजस्थान की पहली ऐतिहासिक फट कौन सी है? तो पहली ऐतिहासिक फट आपसे पूछे तब आप कहेंगे कि हाड़ी रानी की फड़ है। बाबूजी की फड़ राजस्थान की सबसे लोकप्रिय, सबसे छोटी, कम चित्रांकन वाली रेबारी जाति का भोपा रावण हत्था लेके बजाएगा लोक देव में, हमने बहुत पहले पढ़ लिया था। देवनारायण जी की फड़ राजस्थान की सबसे पुरानी और सबसे लंबी फड़ है, सबसे अधिक चित्रांकन भी मिलता है। और देवनारायण की फड़ का वाचन गुर्जर जाति का भोपा करेगा, जंत्र बजाता है। देवनारायण जी की फड़ पर 2 सितंबर 1992 को डाक टिकट जारी हुआ था और होने के कारण इसको राजस्थान की सबसे छोटी फड़ भी कहा जा सकता है। तो छोटी भी है और बड़ी भी देवनारायण जी की फड़ कही जा सकती है। आगे देखो रामदेव जी की फड़ है। कामड़ जाति का भोपा रामदेव जी का संबंधी कामड़ जाति से है, क्योंकि कामड़ जाति की महिलाएं जम्मा जागरण जो करती हैं तो रावण हत्था बजाते हैं। और इसकी जो फड़ है रामदेव जी की, वो चौथमल जोशी ने निर्माण किया है। गोगा जी की फड़, गोगा जी के भक्त जो हैं वो डेरू के साथ इसका बजाएंगे। देवी देवताओं को सो जाने की मान्यता, चतुर्मास में फट चित्र नहीं होता, जैसे कहते हैं ना देव सो जाएंगे 4 महीनों में, और जब देव उठनी एकादशी को वापस देव जगेंगे तब कहते हैं कि इस फड़ का चित्रण वो शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब चतुर्मास में नहीं होता, जब देव सो जाते हैं, देव सैनी एकादशी पर आती है उस दौरान नहीं होता, बाद में इस फड़ का वाचन, बाकी के 8 महीने वाचन है जो करते रहेंगे, 8 महीने इसका वाचन जो है वो होता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। देखो एक महिषासुर की फड़ है, देखो जो एकमात्र ऐसी फड़ है जिसका वाचन नहीं किया जाता, केवल पूजा की जाती है। महिषासुर की फड़ की केवल पूजा होती है, वाचन नहीं होता। याद करना पड़ेगा आपको क्या कि महिषासुर की फड़ का वाचन नहीं होता, सिर्फ पूजा होती है। रामदला कृष्ण दला, राम जी कृष्ण जी की फड़ है। इसमें एक व्यक्ति की गाथा न होकर के जगत के लेखे जोखों का चित्रण किया जाता है तथा राम व कृष्ण के जीवन की प्रमुख घटनाओं का चित्रण भी किया गया है। भाट जाति के भोपे हाड़ौती क्षेत्र में सर्वाधिक बाजते हैं। इसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, केवल वाचन होता है। तो जिसका वाचन हो रहा है वाद्य यंत्र नहीं है, वाचन हो रहा है वाद्य यंत्र नहीं है, वो तो रामदला कृष्ण दला है। जिसकी पूजा होती है वो महिषासुर या भैंसासुर की फड़ कही जाती है। अब देखो अगला आता अपना जिसका नाम है पाली संभाग। तो अब हम बात करेंगे पाली संभाग की, सुनते रहिएगा दोस्तों। अगला आता देखिएगा दोस्तों जिसका नाम है पाली संभाग। और पाली संभाग में देखो पहली एक हस्तकला जिसका नाम है खेसला। खेसला किसको कहते हैं? एक मोटा चद्दर होता है ना ओढ़ने का, वही तो खेसला होता है। तो देखिएगा खेसला लेटा गांव जालोर में ओढ़ने की मोटी चद्दर, इसको खेसला कहते हैं। मेघवाल जाति के बुनकर इसको तैयार करते हैं। अगला लोहे की कढ़ाई देखो जालोर में बनता है। और मामा जी का घोड़ा वो हरजी गांव जालोर के फेमस है, याद करना पड़ेगा। मामा जी के घोड़े कहाँ के हैं? हरजी गांव जालोर के फेमस हैं। कसीदे वाली जूतियां भीनमाल और जालोर के हैं। कसीदा युक्त जूतियों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा USDP के तहत बड़ू गांव डीडवाना कुचामन में योजना चलाई जा रही है। तो पूछेगा कसीदा युक्त जूतियां हैं कहाँ की? भीनमाल और जालोर के। प्रश्न खराब करेगा आपको
कि यार ये जूतियां बेनमाल जालोर में बन रही हैं तो फिर यहीं पर योजना चलनी चाहिए। लेकिन आपका जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो यूएसडीपी कार्यक्रम है, जो डेवलपमेंट है अर्बन के लिए, गाँव के लिए, शहरों के लिए भी, तो उसके लिए वहाँ एक योजना चलाई जा रही है इस कला के लिए, जो डीडवाना कुचामन जो नया जिला बना है यहाँ चलाई जा रही है। और ये बड़ू गांव के अंदर है। पहले बड़ू गांव नागौर में आ जाता था, आजकल डीडवाना कुचामन में आता, तो यहाँ ये योजना चल रही है। आगे देखो, अगली है नागरी जूतियाँ हैं, वो जयपुर की बड़ी फेमस है। देखो नागरी जूतियाँ जयपुर की फेमस हैं। मोजड़ी, जोधपुर में जूती को ही मोजड़ी कहते हैं। और देखो बच्चों की जूतियों को क्या कहते हैं, खालिया भी कहते हैं। और सपाटा कहते हैं, महिलाओं की जूतियों को सपाटा भी कहा जाता है। बिनोटा सब जानते हो, दूल्हे दुल्हन की जूतियां हैं। मेहंदी महावर, ये सोजत की बड़ी फेमस है। और देखो गिलुंड राजसमंद की बड़ी फेमस है, इसको मेहंदी महावर जूती भी कह सकते हैं। मेहंदी, अच्छा पहले सॉरी, मेहंदी आएगी कला, मेहंदी जूती नहीं है, आई एम सो सॉरी, पता नहीं दिमाग कहाँ चला गया मेरा, सॉरी। देखिएगा, दोबारा देखिएगा, हम थोड़े गलत बोल गए। तो देखो हम बोलते हैं मोजड़ी है वो जोधपुर की जूतियां हैं, और सपाटा वो महिलाओं की जूतियों को कहा जाता है। ख्यालिया जो बच्चों की जूतियों को कहा जाता है। बिनोटा वो दुल्हा दुल्हन की जूतियों को कहा जाता है। अब बात करेंगे मेहंदी कला की, कि मेहंदी कला क्या है। तो मेहंदी जो है वो महावर भी कहते हैं, मेहंदी को सोजत पाली की प्रसिद्ध है, और गिलोंड राजसमंद की भी प्रसिद्ध है। मेहंदी को नारी सौंदर्य के प्रसाधनों में गिना जाता है। मेहंदी को सुहाग की सेनानी भी कहते हैं, तो सौभाग्य और सुहाग का प्रतीक है। ग्रासियों का फाग चलता है, देखो सोजत पाली में होता है। ओढ़नी है ग्रासियों की, फाग की ओढ़नी सोजत पाली की। छाते कहाँ के प्रसिद्ध, छाता फालना के प्रसिद्ध है। रेडियो जो है वो फालना पाली के प्रसिद्ध है। और लोहे की जो तलवार आपसे पूछेगा, वो तलवार सिरोही की प्रसिद्ध है। तो देखो लोहे की तलवार कहाँ की प्रसिद्ध होगी भाई, तो लोहे की जो तलवार है ना वो सिरोही की बड़ी फेमस है। पूछे आपसे लोहे की तलवार है तो हम कहेंगे सिरोही की बड़ी फेमस है। छाता पूछा जाए तो फालना पाली का है। रेडियो पूछे तो भी फालना पाली का है। जोधपुर संभाग आता है। जोधपुर में बनता देखो बादला, जो पानी पीने के लिए एक जिंक का बस धातु बना लो एक नली से बन जाती है पूरी, इस प्रकार से जैसे बनेगी, सुराहीदार सी बन गया। अब इसमें पानी रह जाएगा, ये जिंक का बना, कुछ ऐसे भी बन सकते हैं। इसको छाबल भी बोलते हैं, छा तो छया तो हो गया छाबल, छाबल ही बोलते हैं। जिंक धातु का बना, जिंक के लेप करके बनाया गया जलपात्र है, जो पानी को ठंडा करने के काम आता है। लकड़ी के झूले जोधपुर के हैं। जस्ते की मूर्तियां जोधपुर की है। एल्यूमिनियम के खिलौने जोधपुर के हैं। चुनरी जयपुर और जोधपुर की प्रसिद्ध है। और देखो जयपुर में बनी चुनरी का रंग चमकीला, टिकाऊ और बंदेज बारीक होती है। हाथी दांत की चूड़ियां जोधपुर में है। चूड़ियों का निर्माण सबसे बड़ा केंद्र ही जोधपुर है। और राजस्थान में हाथी दांत अन्य कलात्मक वस्तुओं का काम जयपुर, मेड़ता, उदयपुर में भी होता है। मलमल के लिए मथानिया जोधपुर प्रसिद्ध है, और यहाँ मलमल बनाने का कार्य होता है। कपड़ा होता है मलमल का पतला सा। सालवास की देखो दरिया प्रसिद्ध है, और सालवास गांव जाओ जोधपुर ग्रामीण में पड़ता है। देखो ये कुछ नहीं है, ये थोड़ा बोरिंग सा टॉपिक है। और बोरिंग इसलिए इसमें कोई डेटा नहीं है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, इसमें कोई मनोरंजक चीज नहीं है। इसमें सिर्फ नाम दिए गए फलानी फलानी चीज है और यहाँ बनती है, बस इतना सा कार्यक्रम कर दिया गया। तो ये आपको एज इट इज इसको अपना लेना, याद कर लेना। तो मैं इसको बता देता हूँ फटाफट से, डेटा कलेक्शन आपके पास हो जाएगा। मोस्ट में ले आया हूँ, वो आप पढ़ लेना, बस काम हो जाएगा आपका। ज्यादा माथापच्ची करोगे तो फिर उलझ जाओगे। देखो अगले, पात्रे तिपणी किसको कहते हैं, पिपाड़ में प्रसिद्ध है। पात्रे तिरपणी है। श्वेतांबर जैन साधु प्रयोग में आने वाली लकड़ी का पात्र जोधपुर के पिपाड़ सिटी में विशेष रूप से बनता है, जिसका नाम है पात्रे तिरपणी। अब आपसे वो पूछ सकता है कि पात्रे तिरपणी का क्या यूज है, बताओ। तो पात्रे तिरपणी का जो यूज है वो जो अपने श्वेतांबर साधु लोग इसका प्रयोग करते हैं। लकड़ी का एक पात्र होता है जो जोधपुर में बनता है। पट्टू, बरड़ी, सोल, लोई कलात्मक ऊनी वस्त्र है। तो देखो ऊनी वस्त्र कौन कौन से, पट्टू है, बरड़ी भारी कामड़ होती है भाई, सोल अपन ओढ़ते हैं, लोई है, ये ऊनी वस्त्र है, जैसलमेर की बड़ी प्रसिद्ध है। देखो रामदेव जी का घोड़ा पोखरण जैसलमेर का प्रसिद्ध है। रामदेव जी को चढ़ाए जाते हैं जब रामदेव जी का मेला आता है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं को मुख्य मेला। ऊंट के श्रृंगार का सामान जैसलमेर बीकानेर का प्रसिद्ध है। कमरबंद तंग, देखो ऊंट है ना, ऊंट की कमर बांधने के लिए तंग का प्रयोग होता है, जो नीचे के ईडर से लग जाता है और फिर आगे बांध देते हैं रस्सी।
पलाण जब ऊंट गाड़ा जोड़ा जाता है तो ऊंट की बेल रखने के लिए या उस गाड़ी की बेल रखने के लिए ऐसे ऐसे त्रिभुज के आकार का एक सेट बनता है जिसमें तीन तीन लकड़ियां होती हैं, इधर तीन लकड़ियां इधर भी तीन लकड़ियां हो जाती हैं, ऐसे बन जाता है। नीचे गुदड़ी लगा देते हैं, है ना, उसको पछड़ी भी बुला सकते हैं अपन। तो पछड़ी लग जाती है पिलाण के नीचे और फिर ऊपर वो पिलाण रख देते हैं और उस पिलाण के अंदर भी अपन एक कट्टा भर लेते हैं, दोनों तरफ कट्टे में फूस और तूड़ा मिला देते हैं ताकि वो गड़े नहीं। तो वो वाला है पलाण है। मोहरा गोरबंद भी होता है ऊंट का आभूषण, और पछड़ी जो पलाण के नीचे बिछाई जाती है उसको पछड़ी बुलाते हैं। अब देखो पत्थर पर नक्काशी जैसलमेर बीकानेर की बड़ी फेमस है। पत्थर पर नक्काशी के लिए कलाकार जिसका नाम है जहूरुद्दीन उस्ता बीकानेर का है, जहूरुद्दीन उस्ता बीकानेर का है। जैसलमेर यहाँ ऊंट की खाल की सुंदर कॉपियां बनाने का कार्य भी होता है। अजरक प्रिंट आती है बाड़मेर की, आपसे इतना याद करना, अजरक प्रिंट कहाँ की, बाड़मेर की। खत्री जाति के लोग कार्य करते हैं। छपाई की विशिष्ट शैलियों में अजरक व मलीर छपाई भी कहते हैं। अजरक में लाल और नीला रंग का प्रयोग होता है। अजरक में क्या लाल और नीला रंग का प्रयोग होता है, दोनों तरफ छपाई करते हैं। तो अजरक है, अजगर है, लाल और नीले रंग का है, तो अजरक प्रिंट में लाल और नीले रंग का प्रयोग होता है। इसमें अलंकरण ज्यामिति होते हैं, तुर्की टाइलों में बहुत मिल जाते हैं। और मलीर छपाई एक ही तरफ है। देखो मलीर और अजरक में फर्क है, अजरक है वो दोनों साइड से है और मलीर वन साइडेड प्रिंट है। इन दोनों ही प्रिंट ज्यामितीय आकृतियों की प्रधानता है और इसका जो प्रिंट है वो बालोतरा का प्रसिद्ध है। या हाथ की छपाई के प्रसिद्ध कलाकार हैं मोहम्मद यासीन छिपा साहब हैं, बालोतरा के रहने वाले हैं। बालोतरा पहले बाड़मेर में, आजकल अलग जिला बन गया है। बाड़मेर छपाई में कपड़े पर ठप्पे की छपाई नई तकनीक जिसको टिन सेल की छपाई की जाती है, टिन सेल की छपाई भी कहते हैं। जो छपाई है वो ठप्पे की छपाई होती है, ठप्पा लगा देते हैं, उसको टिन सेल की छपाई भी कह देते हैं। अगला मिरर वर्क है, कांच का वर्क है। देखो कांच का काम देखो कहाँ किया जाता है, उस कांच के काम की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो आइएगा देखिएगा कांच के काम की बात करते हैं। देखो कांच का जो वर्क होता है ये चौहटन बाड़मेर का है। कांच के छोटे छोटे टुकड़े कपड़े पर रख करके उसके चारों ओर सुई व रेशमी धागों की कढ़ाई कर दी जाती है। कांच के टुकड़ों को बाहर न निकल जाए, यही कसीदे का काम मिरर वर्क कहलाता है। कपड़े पर मिरर का सर्वाधिक कार्य बाड़मेर और चौहटन में किया जाता है। चौहटन वैसे गोंद के लिए भी बड़ा फेमस है। मिरर वर्क का कार्य जैसलमेर में भी होता है। हर मुचो देखो क्या कढ़ाई की विशेष शैली है जो बाड़मेर में प्रचलित है, जिसके प्रसिद्ध कलाकार सरला सोनेजा, रचना रानी सोनेजा और कविता चोईथानी है। जो हर मुचो की कला है, कलाकारी, एक विशेष कलाकारी बाड़मेर की, आप इतना याद करेंगे। देखो बकरी के खालों से बनाई जाती है, बकरी की खाल है उससे जटपट्टी का काम होता है। तो जटपट्टी का केंद्र जासोल बालोतरा में है। एक जिरोही है बना जाता है। भाकला गंदहा भी बनाए जाते हैं। भाकला भी एक मोटा कपड़ा होता है जो ऊन से बनता है, या मैं कह दूं ऊंट होता है उसकी जट कतराई से भी बना सकते हो। कंबलों की बुनाई देखो कहाँ होती है, गडरा रोड बाड़मेर में होती है। और लकड़ी की नक्काशीदार जो फर्नीचर है वो बाड़मेर का प्रसिद्ध है। तो लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर भी जो है बाड़मेर का बड़ा फेमस है। अब आता देखो अपना बीकानेर संभाग, बीकानेर की फेमस कला, फेमस चित्रकला जिसका नाम उस्ता कला भी है, जिसको मुनतवती कला भी कहते हैं। मृत ऊंट की खाल पर सुनहरी नक्काशी करने के कलाकार उस्ता या मुनतवती कला कहलाते हैं। ऊंट की खाल के कूपों पर उस्ता कला बीकानेर में होता है। प्राचीन समय में कूपे तेल रखने के काम आते थे। कूपा भी बनाता, तेल का कूपा भर देता, भाई कूपो भर लो तेल को। तो पुराना टाइम पर कूपो भी बनाया करता, और वो जो कूपो बनतो वो भी ऊंट की खाल को ही बनतो, जब हम तेल का भर लेता बा कूपान तो वो कूपो होता। भाई कूपी हुआ ना, ऐसे इसे वी शेप से आता है, वैसे कूपा होता था इसको अपन तेल भर लेते थे। तो देखो ऊंट की खाल के कूपों पर उस्ता कला काम बीकानेर में होता है। प्राचीन समय में कूपे तेल रखने के काम आते थे। बीकानेर में उस्ता परिवार इन नक्काशी के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। धीरे धीरे नक्काशी मुनतवती का काम कांच, लकड़ी और मिट्टी पर भी होने लगा है। यही उस्ता कला शुरू होगी और मुनतवती कला का काम ईरान से आया। तो पूछा आपसे ये मुनतवती कला आई कहाँ से, आप सीधा आंसर देंगे कि सर ये तो ईरान से आई है। कहाँ से आई है? ईरान की कला है, ईरान से आई है मुनतवती की कला। देखिएगा बीकानेर का राय सिंह, अनूप सिंह लाहौर से उस्ता कला के कलाकारों को लाए थे। तो राय सिंह एक अनूप सिंह है जो लाहौर से उस्ता कला के कलाकारों को लाते हैं। उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार हिशामुद्दीन उस्ता है, रुकनुद्दीन उस्ता है, मोहम्मद हनीफ उस्ता है, इलाई बख्श उस्ता और कादर बख्श उस्ता है। कैमल हाई ट्रेनिंग सेंटर भी बना हुआ बीकानेर में। हिसामुद्दीन उस्ता को उस्ता कला के प्रशिक्षण केंद्र का प्रथम निदेशक भी बनाया गया था। और उस्ता कला को देखो जीआई इंडिकेशन इसको भी मिल चुका है 1 अगस्त 2023 में, पिछले साल इसको भी दिया गया है, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। यानी भौगोलिक संकेतक बीकानेर का एक प्रसिद्ध चिन्ह जिसको मान्यता मिली है, जिसको कहते हैं जीआई टैग भी कहते हैं, ये मिल चुका है 1 अगस्त 2023 को। हिसामुद्दीन उस्ता कला के जादूगर कहे जाते हैं।
मोहम्मद हनीफ उस्ताद जी हैं, इन्होंने अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह में भी स्वर्ण नक्काशी का कार्य किया है। इलाही बख्श उस्ताद जी हैं, इन्होंने देखो महाराजा गंगा सिंह का एक चित्र बनाया जो यूएनओ के मुख्यालय में लगा हुआ है। कादर बख्श उस्ताद जी हैं, इस कला को सर्वप्रथम प्रसिद्ध दिलाने का कार्य वो कादर बख्श जी का है। तो ये अलग अलग कलाकार हैं, थोड़े थोड़े आपको ये कलाकारों के बारे में जानकारी रख लेनी है। सामुद्दीन उस्ताद का जन्म दुलमेरा बीकानेर में हुआ है। जन्म तिथि मत याद करना चाहे तो। पिता मुराद बख्श के समय का श्रेष्ठ कलाकार हुआ, पहले पिता, बाद में इन्होंने उस्ताद कादर बख्श से ऊंट की खाल पर चित्रांकन की कला सीख ली। अनेक बार राज्य स्तर पर सम्मानित हो चुका है। 1950 में पद्मश्री मिल चुका है और फिर 15 अगस्त 1975 को बीकानेर में उस्ताद केमल हाई ट्रेनिंग सेंटर भी खोला गया है, पूछ भी सकता है उस्ताद कला ट्रेनिंग सेंटर। इसको प्रथम निदेशक भी बनाया गया था और फिर 87 के अंदर इनका निधन भी हो जाता है। तो थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में ले लेनी आपको। अगली कला देखो जिसका नाम है मथेरण कला। मथेरणा कला है और पूछे सिंपल प्रश्न कि मथेरणा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो सीधा कहेंगे कि मथेरणा कला भी बीकानेर की प्रसिद्ध है। पूछे आपसे कि मथेरणा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वो भी बीकानेर की प्रसिद्ध है। इसमें समझने वाला कुछ है ही नहीं प्यारे दोस्तों, सुन रहे हो मेरी बात आप लोग? हाँ, समझने वाला नहीं है, आपको डेटा कलेक्शन लेना है और फिर उसको पढ़ लेना है, बस इतना सा काम करना है। याद कर लेना। मथेरणा बीकानेर में धार्मिक स्थलों पर पौराणिक कथाओं पर आधारित देवी देवताओं के भित्ति चित्र बनाते ही मथेरणा कला है। यानी भित्ति चित्र बना देते हैं दीवार पे देवी देवताओं के, वही मथेरणा कला है। विशेषकर मोम से भी बनाए जा सकते हैं। वियना फारसी डिजाइन के गलीचे बीकानेर के फेमस हैं। और देखो बीकानेर की अपनी गलीचे अपनी कलात्मकता के लिए बड़े प्रसिद्ध है। और ये बीकानेर के गलीचे, इनका जो निर्माण है ना, वो बीकानेर की जेल में भी होता है। देखो यहाँ के गलीचे विदेशों में भेजे जाते हैं। बीकानेर की जेल में बनने वाले गलीचे भी प्रसिद्ध हैं। बीकानेर का कसीदाकारी क्राफ्ट 1 अगस्त 2023 को इसको भी जीआई टैग मिल चुका। किसको? कसीदाकारी को मिल चुका। लोही नापासर बीकानेर की प्रसिद्ध है। लोही कपड़ा ही होता है एक तरह का। सुनहरा टेराकोटा बीकानेर का, देखो टेराकोटा मोलेला राजसमंद का और सुनहरा टेराकोटा बीकानेर का। लाख की पोटरी बीकानेर की। कुप्पी बीकानेर की, ऊंट की खाल से बनाया जाता है एक पात्र जिसमें तेल रखा जाता है, तो वो कुप्पी होती है। मटका सुराई रामसर बीकानेर का। खेल सामग्री हनुमानगढ़ की फेमस है। शीशम का फर्नीचर गंगानगर का फेमस है, हनुमानगढ़ का फेमस है। शीशम की लकड़ी का फर्नीचर जो है वो। अन्य कलाएं देखो, रंगाई कला, कपड़ों पर विभिन्न प्रकार के रंग चढ़ाने का कार्य की बात आती है। तो राजस्थान में रंगों का कार्य लीलगर लोग करते हैं। रंगरेज भी जिनको कहते हैं, रंगरेज का काम करने वाला रंगरेज ही है जो रंग का काम करता है, लीलगर भी कहते हैं। सुना होगा ना, अभी फाल्गुन में गाने भी सुने होंगे ना, और रंग तेरे माने ओ जू रंग तेर मारी सासुड़ी कदाय कोनी आए रे ली, ऐसे करके वही। बंधेज देखो, बंधेज बांधना है, एक प्रकार की रंगाई तकनीक है जिसमें बांध कर रंग को रोक दिया जाता है, उसको बंधेज कहते हैं। चढ़ावा जाति के मुसलमान ये लोग करते हैं। इस कार्य में धागा बांधकर रंगाई का कार्य किया जाता है, इसलिए इसको टाई एंड डाई भी कहते हैं। टाई एंड डाई, बांधो और रंगो। टाई बांधो, डाई रंग दो। यह कला मुल्ला से मारवाड़ आई थी, मुल्तान से मारवाड़ आई है। बंधेज का सर्वप्रथम वर्णन बाण भट्ट की पुस्तक हर चरित्र में मिल जाता है। कपड़ों पर डिजाइन बना करके बारीक धागों से छोटी छोटी गांठें बांधने को नग बांधना भी कह देते हैं। और देखो इसको भी 1 अगस्त 2023 को जीआई टैग मिल चुका। किसको? बंधेज को भी जीआई टैग मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। देखो बंधेज जयपुर का फेमस है, शेखावाटी का फेमस है। बंधेज की सबसे बड़ी मंडी जोधपुर है। बंधेज का सर्वाधिक काम सुजानगढ़ चूरू में होता है। बारीक बंधेज के लिए कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जाने जाते हैं। इसके अलावा बारीक बंधेज शेखावाटी का भी प्रसिद्ध है। शेखावाटी की गिनती भी बारीक बंधेज में होती है। बंधेज का शिकारगर है, अलंकरण जो है वो पैटर्न बना, वो बूंदी बंधेज, मोर और इमली का अलंकरण सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। बंधेज के प्रसिद्ध कलाकार हैं मोहम्मद तैयब खान, जोधपुर का, 2001 में पद्मश्री मिला था। चुनरी का बंधेज जोधपुर का फेमस है। जोधपुर की बंधेज साड़ियां पूरे भारत में प्रसिद्ध है। तो जोधपुर की बंधेज की जो साड़ी है ना, वो पूरे भारत में ही प्रसिद्ध है। अगला आता देखो पोमचा। पोमचा पीला पीला पोमचा पड़ा होगा ना आपने, पीला पोमचा है, कैसे कैसे गोड़ते हैं उसके बारे में बात अपन करेंगे। तो पीला पोमचा देखिएगा। देखो पोमचा, देखो पोमचा का मतलब होता है कमल के फूल अभिप्राय युक्त ओढ़नी। एक ऐसी ओढ़नी है जिसमें कमल का फूल लगा हुआ, वही पोमचा होता है। देखिएगा, यह बंधेज ओढ़ने का एक प्रकार है जिसमें चारों ओर बंधेज का डिजाइन पल्ला बना होता है और मध्य में पीले रंग का बड़ा गोल घेरा होता है जिसके अंदर बाहर का बंधेज कार्य होता है। इसको पोमचा कहते हैं। पीला पोमचा राजस्थान में प्रसूता, जब
पहला बच्चा हो जाता है तब वो पीला ओढ़ती है। तो प्रसूता है वो पीला, पीले कलर का नहीं है, याद रखना, ये गुलाबी रंग का होता है। पीला पोमचा गुलाबी रंग का होता है, जो पीला होता है वो फिर अलग। तो ठीक है, तो पीला पोमचा देखिएगा। प्रसूता अपने पीहर पक्ष से आने वाली लाल रंग की, देखो कहा ना पीला पोमचा पीले कलर का नहीं है, ये लाल रंग का है। किस रंग का है? लाल रंग का होता है। तो देखिएगा राजस्थान में प्रसूता अपने पीहर पक्ष से आने वाली लाल रंग की बंदेज का ओढ़ना पहनती है। इसके चारों ओर बंदेज की डिजाइन होती है और एक बीच में केसरिया रंग का गोल घेरा होता है, यही पीला पोमचा कहलाता है। राजस्थान में पोमचा वंश वृद्धि का प्रतीक है, यानी जब बेटा हो जाएगा तब इसको ओढ़ा जाएगा। नवजात शिशु की मां के लिए मातृ पक्ष की ओर यानी पीहर पक्ष की ओर से बेटे के जन्म पर पीला पोमचा, बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा। देखो अगर बेटी जन्मी है तब तो गुलाबी पोमचा भेजा जाएगा और बेटा जन्मा है तब पीला पोमचा भेजा जाएगा। हाड़दू क्षेत्र में विधवा स्त्री द्वारा काले रंग की ओढ़नी पहनी जाती है, जिसको चीड़ का पोमचा कहते हैं। तो पूछे चीड़ का पोमचा कहाँ का फेमस है? तो चीड़ का पोमचा हाड़ौती का कैसे रंग का? काले रंग का। कौन पहनती है? विधवा स्त्री। लड़की हो जाए अपने यहाँ तो गुलाबी रंग का पोमचा, लड़का हो जाए तो पीले रंग का पोमचा है। पीला पोमचा पहनते हैं और पीले पोमचे का रंग लाल रंग वाला होता है, मतलब गुलाबी गुलाब से रंग मान सकते हो। बाकी गुलाबी देखोगे ना, बेटी के जन्म पे तो कैसा गुलाबी है और बेटे के जन्म पर कौन सा? पीला पोमचा। पीला पोमचा उसमें बीच में फूल होता है जो लाल रंग का फूल वो वाला है। आगे चलते हैं, देखो पोमचा जयपुर का प्रसिद्ध है, पीला पोमचा शेखावाटी का प्रसिद्ध है। ओढ़नी गुलाबी रंग की ओढ़नी ऐसी विवाहिता जो अभी मां नहीं बनी है वो ओढ़ती है, उसको गुलाबी रंग की ओढ़नी भी कह सकते हैं, वो ओढ़ती है। पीले रंग की ओढ़नी जो औरत बेटे की मां बनी है और वह पीले रंग की ओढ़नी ओढ़ती है, इस पर बड़े बड़े लड्डू बने होते हैं, इसको पीले रंग की ओढ़नी कहते हैं। पंवरी दुल्हन की लाल गुलाबी रंग की ओढ़नी को पंवरी कहा जाता है। पाटौदा का लुगड़ा, पाटौदा लक्ष्मणगढ़ में है। मुकनगढ़ झुंझुनू का लुगड़ा भी प्रसिद्ध है। मारवाड़ में दामनी एक ओढ़नी का प्रकार है। तो पूछेगा, दामनी पूछा हुआ है, एक ओढ़नी का प्रकार है जो कि मारवाड़ में है। लहरिया देखो जयपुर का प्रसिद्ध है। लहरी का प्रयोग है वो पगड़ी व ओढ़नी के दोनों ही रूप में होता है, ओढ़ भी सकते हैं, पगड़ी भी बना सकते हो। विभिन्न रंगों की आड़ी धारियों से बना हुआ कपड़ा लहरिया कहलाता है। श्रावण मास के महीने में विशेषकर तीज के अवसर पर राजस्थान में स्त्रियां लहरिया भात की ओढ़नी होती है और पुरुष लहरिया पगड़ी पहनते हैं। लहरिया 1, 2, 3, 5, 7 रंगों में बनाए जाते हैं और 5 की श्रृंखला शुभ मानी जाती है, इसलिए मांगलिक पचरंगी लहरिया भी कहते हैं। सरर उडर तारो लहरियो सुना होगा आपने। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा लहरिया कई प्रकार के। देखो एक तो प्रतापशाही है जिसका साहित्य में उल्लेख मिलता है। एक राजाशाही लहरिया जयपुर के रंगरेज लीलगर कलाकार इसको रंगते थे, इसमें चमकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं बनाती है, वो राजाशाही लहरिया है। समुद्र लहरिया इसमें जयपुर के रंगरेज रंगते थे, चौड़ी चौड़ी आड़ी धारियां जैसे समुद्र की लहर आती हैं वैसे इसमें काटी जाती हैं। मोठड़ा, ये मोठड़ी की पगड़ी दशहरे पर पहनते थे, ऐसा कुछ मिलेगा आपको। यदि आड़ी धारियां केवल एक और हों, लहरिया दोनों ओर से एक दूसरे को काट जाती हैं तो उसको मोठड़ा की धारियां कहते हैं। मोठड़ा जोधपुर का प्रसिद्ध। देखो समुद्र लहरिया तो क्या है? चौड़ी धारियां, देखो सिर्फ धारी धारी बनाती, बस इसी तरीके की धारियां। अगर ये धारियां आपस में काट जाती हैं तो काटने वाली धारियां बनती है, जिसको मोठड़ा की ओढ़नी भी कह सकते हो। यदि आड़ी धारियां केवल एक और हों तो वह लहरिया है, और अगर दोनों ओर हो जाएं, दोनों ओर काटती हुई हो तो उसको मोठड़ा कहते हैं। अगर एक ही ओर धारी बन गई तब तो कोई नहीं, और दोनों ओर धारी बन गई एक दूसरे को काट भी रही हैं वो, तब उसको कहते हैं मोठड़ा वाली। खैर इतना डिटेलिंग तो आपसे वो क्या ही पूछेगा। छपाई का कार्य देखो पूरे राजस्थान में होता है। पीपाड़, जोधपुर, पाली में बड़े व सशक्त अलंकरण छपते हैं। लाल, काले व नीले, हरे रंगों की प्रधानता है। बाड़मेर में अजरक व मलेर प्रिंट भी है। पहाड़ और भीलवाड़ा में मुख्यतः लाल और काले रंग की चुनरी है। ओढ़नी में आकर्षक बनाने के लिए पीले, गुलाबी और हरे रंग से उसको मोर फूल बत्ती भी बना देते थे। देखिएगा ओढ़नी को, देखिएगा ओढ़नी को आकर्षक बनाने के लिए पीले, गुलाबी और हरे रंग से तोता, मोर या फूल इस पत्ती भी बना देते हैं ताकि वो थोड़ा अच्छा दिखे अपने को, है ना। इस तरीके से बातें और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखो चित्तौड़गढ़ का अकोला गांव छपाई के कारण ही छिंपों का गांव भी कहते हैं। जयपुर ग्रामीण में बगरू, जयपुर में सांगानेर कस्बे भी अपनी छपाई की कला के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। किशनगढ़, चित्तौड़गढ़ व कोटा में रूपहली व सुनहरी छपाई का कार्य होता है। बांधनी कला, रेशमी सूती कपड़े पर मोम युक्त धागे से डिजाइन बांधकर इसके भागों को रंग में डुबोकर रंगाई जाने वाली कला को ही बांधनी कला कहते हैं। भाई कलर बांध दिया गया वो बांधनी कला है। चोनरी देखो बूंदों के आधार पर बनी बूंद सी बूंद बन जाती है, वो चोनरी है। चोनरी जयपुर की प्रसिद्ध है। चोनरी देखो सुवा है, बेल है, त्रिबुंदी, संगम, पीला, मोठड़ा, डाबा, लाडू, पतंगा
चौखाना तथा धनक भी है। धनक क्या है? बड़ी चौकोर बूंदों वाली, जिसमें ऐसे चौकोर बूंदे लग जाती है, वो उसको कहते हैं धनक भी कहते हैं। गोटा चारों ओर बनाते हैं ना, चमकीले रंग का होता है, व्हाइट कलर का। तो सूती ताने पर बादले चमकीला तार से बुनी हुई चमकीला फीता पट्टी बेल को गोटा कहते हैं, जो कपड़ों के किनारों पर काम आता है। जैसे चुनरी बन गई है, उसकी किनारी पर काम में ले लेंगे, वो वाला। गोटा का निर्माण खंडेला सिक्कर और भिनाई केकड़ी का बड़ा फेमस है, दोनों ही गोटा के लिए बड़ा फेमस है। तो हम भिनाई का ही गोटा काम में ले सकते हैं। लप्पा लप्पी देखो गोटे के प्रकार भी हैं भाई। गोटे की बुनाई में ही अलंकरण डिजाइन बनाए जाते हैं। चौड़ा गोटा लप्पा कहलाता है, और यदि चौड़ाई कम हो तो उसको लप्पी कहते हैं। पूछा गया लप्पा लप्पी क्या है, तो गोटे का प्रकार है। अगर चौड़ा है तो उसको लप्पा कह देते हैं, और अगर चौड़ाई कम है, लंबाई ज्यादा होगी, तो उसको फिर लप्पी बोल देते हैं। बिंदुओं के आधार पर इनको चौदानी, दाना, शतदानी, नौदानी भी कह देते हैं, जिसमें जितने दाने बनेंगे उसके आकार पर ही। किरण देखो, बादले की झालर की किरण बादले की झालर को किरण कहते हैं। यह एक नवविवाहिता की साड़ी आंचल और घूंघट वाले हिस्से में लग जाता है। जहां साड़ी और जो घूंघट लगाती है वहां एक किरण का प्रयोग होता है। बादले की झालर को ही किरण कहते हैं। बादले की झालर ही किरण कहलाती है। यह नवविवाहिता की साड़ी के आंचल और घूंघट के हिस्से को लगता है, यानी कि नवविवाहिता की साड़ी है और उसका जो आंचल है उसके बीच में, जो घूंघट के बीच में जो लगता है, उसी को बोलते हैं किरण भी बुला देते हैं। थोड़ा सा पढ़ लेना इसको, बाकी इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, लोड नहीं है इसका। गोखरू देखो, गोटे को ही मोड़ करके 3 कोनी डिजाइन बना दी, जिसको फूल को गोखरू भी कहते हैं। बांकड़ी तार के बादले एक प्रकार की बेल होती है, जिसको स्त्रियां अपने दुपट्टों और पोशाकों में लगा देती हैं। बीजिया की जाड़ का भी गोटा होता है, गोटे को गोद दिया जाता है, उसको बीजिया की जाड़ कहते हैं। तो बीजिया गोटे के फूलों को बीजिया कहते हैं। चंपाकली गोटे की बेल को चंपाकली कहते हैं। लहर गोटा खजूर की पत्तियों वाले अलंकरण से युक्त गोटा लहर गोटा कहलाता है। नक्शी, पतला खजूर अलंकरण वाले गोटे को नक्शी भी कहा जा सकता है। और कलाबतु सुनहरे तार को कलाबतु कहते हैं। सुनहरा तार हो, उस तार को जो कलाबतु भी की संज्ञा भी दी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा कुछ काम और आते हैं। देखो काम की बात है, तो एक काम करते हैं, इसको अपन इतना ही वीडियो बना लेते हैं, बाकी का वीडियो है वो अगले टर्न पर अपन ले लेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद आपका। बादला है, इसको बात करेंगे बाद में, ठीक। तो इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, इसमें मैंने बिल्कुल काम की बात है, आपको इसमें शिकायत हो सकती है कि मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ाई है। इसमें स्पीड जो है वो थोड़ी ज़्यादा है, आप कह सकते हो कि 2x की स्पीड हमने रखी है। आप इसको ऐसे ही सुनेंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, वरना तो पल्ले नहीं पड़ेंगे। इसलिए देखो, इसमें कोई समझाने लायक कोई चीज़ है नहीं। देखो, समझाने लायक कोई चीज़ है नहीं, सिर्फ मोटी मोटी बात को रटने का टॉपिक है। तो सीधा सीधा है, आराम से सुनो और रट्टा लगाओ कि कौन सा कहाँ है, कौन सा कहाँ, क्या विशेषता, बस इतना ही इसमें पूछा जाता है। ज़्यादा डिटेलिंग में ये पूछा भी नहीं जाता है। तो आप इतना सा थोड़ा ध्यान रख ले, आसानी से उसको कर ले बस। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।